चलिए जी, नमस्कार। हमारे यूट्यूब मैराथन का, जीएसटी मैराथन का अगला लेक्चर के साथ हम आपके साथ हैं और आज हम बात करेंगे सप्लाई के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हम फिनिश कर चुके हैं, सप्लाई हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है सेक्शन 7। आज हम सप्लाई के बारे में बात करेंगे। और अगर मैं सबसे पहले आपसे बात कर लूं तो सप्लाई जो है, आप सभी को पता है, फिर भी रिपीट कर देती हूं। सप्लाई जो है वो टैक्सेबल इवेंट है, यानी मींस देयर इज अ सिंगल टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी लॉ, दैट इज द सप्लाई। और जब जब हम ये कहते हैं कि सप्लाई पे जीएसटी लगेगा, तो बिल्कुल ठीक है, सप्लाई पे जीएसटी लगेगा, लेकिन सप्लाई के साथ 5 पैरामीटर पूरे होने चाहिए। और वो क्या पैरामीटर है? सबसे पहला पैरामीटर है सप्लाई किसकी हो, या तो गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों की हो, या सप्लाई के बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए। क्या बोला मैंने? सप्लाई के बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए। केवल सेक्शन 7(1)(c) एक ऐसी कंडीशंस बताएगा जहां पर कंसीडरेशन नहीं होगा तो भी चलेगा। जब भी आप सप्लाई करेंगे, इट मस्ट बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कमर्शियल मोटिव होना चाहिए। 7(1)(b) स्पेसिफाई करेगा अगर बिजनेस पर्पस ना हो तो भी चलेगा, अदरवाइज बिजनेस पर्पस होना ही चाहिए। सप्लाई किसके द्वारा हो? टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होनी चाहिए। सामने वाला व्यक्ति टैक्सेबल है तो भी ठीक है, और अगर नॉन टैक्सेबल है तो भी चलेगा। टैक्सेबल पर्सन के द्वारा सप्लाई हो, और वो मींस यहां पर इट मस्ट बी ये टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। ठीक है। अब क्योंकि हमने बोला कि सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है और अगर सप्लाई पे जीएसटी लगना है तो 5 पैरामीटर पूरे होने ही चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इन पैरामीटर्स को डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये पैरामीटर पूरे नहीं हुए तो आपके द्वारा की गई एक्टिविटी सप्लाई के दायरे में नहीं आएगी और जीएसटी लेवी नहीं होगा। ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई व्हाट इज दी गुड्स। हमने बोला कि सप्लाई जीएसटी किस पे लगेगा, या तो गुड्स पे लगेगा या सर्विस पे लगेगा या दोनों पे लगेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। तो गुड्स क्या है? किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी को हम गुड्स बोलेंगे। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ गुड्स, एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ दीजिए, मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, कोई भी ऐसा क्लेम जिसे सिविल कोर्ट में एनफोर्स करवाया जा सके वो एक्शनेबल क्लेम कहलाता है। कौन से एक्शनेबल क्लेम गुड्स के दायरे में आते हैं? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, यानी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स के दायरे में आते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स? अभी हम बात करेंगे क्या होते हैं स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। अभी के लिए स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स के दायरे में आते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और जमीन से जुड़ी हुई चीजें जिन्हें अलग कर लिया गया है या अलग करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, वो भी गुड्स के दायरे में आती हैं। अब अगर गुड्स ये है तो फिर सर्विस क्या है? भाई सर्विस ये है कि किसी भी तरीके की चीज अदर देन गुड्स, मींस गुड्स और सर्विस एक म्यान में दो तलवार है। अगर कोई चीज गुड्स है तो वो सर्विस नहीं हो सकती, और अगर सर्विस है तो गुड्स नहीं हो सकती। तो एनीथिंग अदर देन गुड्स दैट इज अ सर्विस एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज। लेकिन मनी से जुड़ी कोई भी एक्टिविटी जिसके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जाए, क्या बोला मैंने? मनी से जुड़ी कोई भी एक्टिविटी जिसके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जाए, दैट इज अ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल करेंसी कन्वर्जन, यानी अगर आप करेंसी के एक डिनोमिनेशन को दूसरे डिनोमिनेशन में चेंज करें। क्या बोला मैंने? करेंसी के एक डिनोमिनेशन को अगर आप दूसरे डिनोमिनेशन में चेंज करें, यानी और उसके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जाए। मतलब आप किसी को 200 का नोट दें और बदले में वो आपको 10-10 के 180 नोट दे। ठीक, क्या किया? करेंसी का डिनोमिनेशन चेंज कर दिया, 200 के नोट को 10-10 के नोट में चेंज कर दिया, और सामने वाले व्यक्ति ने 10 रुपए 20 रुपए का कंसीडरेशन रख लिया, तो दैट इज अ सर्विस। मोड, करेंसी के मोड को चेंज किया जाए, कैश को डीडी में कन्वर्ट किया जाए, या वन फॉर्म ऑफ करेंसी टू अनदर फॉर्म, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए। ये मनी से जुड़ी एक्टिविटीज है, लेकिन शर्त यह है कि सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज होना चाहिए। अगर सेपरेट कंसीडरेशन नहीं है तो फिर वो एक्टिविटी सप्लाई सर्विस नहीं कहलाएगी। ठीक। अब अभी हमने बात की कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम गुड्स कहलाते हैं। तो व्हाट इज द स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम? देखिए, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को डिफाइन किया गया सेक्शन 2102A में, और बोला स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का मतलब बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। ये 3 शब्द तो पहले भी होते थे, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। मींस एड ऑन क्या किया? बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग। यानी मैं बात करूं तो ये 1, 2,
3, 4, 5, 6 स्पेसिफाइड क्लेम्स को डिफाइन किया गया और 6 ये स्पेसिफाइड जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं वो गुड्स के दायरे में आते हैं। इसके अलावा अभी हमने बात की कि मनी और सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है ना सर्विस है, लेकिन अगर सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करना या अरेंज करना, क्या बोला मैंने, सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को अरेंज करवाना या फैसिलिटेट करवाना, ये सर्विस के दायरे में आता है। ठीक, अगर हम गुड्स और सर्विस की बात करें तो थोड़ा सा मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स कोट किए हुए हैं। अगर आप मनी बैंक में जमा कराए हुए पैसे को निकालते हैं, यानी अगर मैंने 5 लाख रुपए बैंक में जमा कराया, मैंने एक सेल्फ का चेक भरा और 5 लाख रुपए निकाले, बैंक ने मुझे फैसिलिटी दी, मेरे को कैश निकलवा के दिया, लेकिन दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन मनी, कोई सेपरेट कंसिडरेशन नहीं है, तो ना तो ये गुड्स है ना सर्विस है। प्रोसेसिंग फीस, बैंक अगर मुझसे लोन को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग फी लेता है तो इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। कन्वर्जन ऑफ करेंसी, यानी एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए और अगर उसके ऊपर करेंसी कन्वर्ट करने वाला कमीशन लेता है, देन इट इज द सप्लाई ऑफ सर्विस। स्टॉक, शेयर्स, डेरिवेटिव को खरीदना बेचना, इट इज अ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ना तो गुड्स है ना सर्विस है। एक्शनेबल क्लेम्स, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये 6 एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं वो गुड्स के दायरे में आते हैं। ठीक है, सर्विस चार्जेस और सर्विस फीस और डॉक्यूमेंटेशन फी और ब्रोकिंग चार्जेस, ये भी सर्विस है और जीएसटी के दायरे में आते हैं। अब हम बात करें, अगला पैरामीटर ये था कि सप्लाई किसकी हो, सप्लाई या तो गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों की होनी चाहिए, लेकिन जब भी आप सप्लाई करेंगे तो बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए, मीन समथिंग फॉर समथिंग। आप कोई भी एक्टिविटी करें, कुछ आपको वापस मिलना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए। अब कंसीडरेशन कैसा हो, कैसा भी चलेगा, मॉनेटरी होगा तो भी चलेगा, नॉन मॉनेटरी होगा तो भी चलेगा। भाई नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन का मतलब क्या, तो नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन का मतलब या तो गुड्स या सर्विस। सर्विस मींस किसी के लिए कुछ करना भी सर्विस और किसी के लिए कुछ ना करना भी सर्विस। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी काम से दूर रहना, फोरबेरेंस करना, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज सर्विस। डिपॉजिट्स दो तरीके के होते हैं, रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल। अगर डिपॉजिट्स रिफंडेबल हैं तो वो कंसीडरेशन नहीं है और जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट्स हैं तो वो कंसीडरेशन माने जाते हैं और उन्हें सर्विस माना जाता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी कंसीडरेशन के दायरे में नहीं आती, मींस किसी गुड्स या सर्विस देने वाले को अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे तो वो कंसीडरेशन नहीं है और वो सब्सिडी जीएसटी के दायरे में भी नहीं आती। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमेशा एक्टिविटी के साथ कंसीडरेशन होना ही चाहिए, यानी कोई एक्टिविटी अगर कंसीडरेशन के बिना कंसीडरेशन के या कंसीडरेशन बिना एक्टिविटी के है तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी। लेकिन इस बात के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो ये कि कुछ कंसीडरेशन बिना एक्टिविटी के भी सप्लाई माने जाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे कंसीडरेशंस होते हैं जहां पे पैसा मिलता है लेकिन बदले में आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो जीएसटी नहीं लगता है। जैसे आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आपको गिफ्ट या रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको डिवोर्स की एलिमनी मिल रही है, ये आपको मिलने वाला कंसीडरेशन है, लेकिन इस कंसीडरेशन के बदले में आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, इसीलिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। या कई बार ऐसा होता है कि आप एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन बदले में कंसीडरेशन नहीं होता, मींस आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के लिए कुछ काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है या आपको फ्री ट्रैवल इंफॉर्मेशन मिल रही है या आपको किसी टीवी चैनल का फ्री एक्सेस मिल रहा है, तो दीज आर एक्टिविटीज डन बाय यू बट यू आर नॉट गिविंग एनी कंसीडरेशन, कुछ नहीं दे रहे हैं बदले में, तो जीएसटी के दायरे में नहीं आता। ठीक है, पर अगर आप रियलिटी शोज की बात करें, जैसे बिग बॉस का विनिंग अमाउंट है, झलक दिखला जा का, डीआईडी का, सारेगामापा, इंडियन आइडल का विनिंग अमाउंट है, तो दैट इज एक्टिविटी है और एक्टिविटी के बदले में कंसीडरेशन भी है, इसलिए बिग बॉस का विनिंग अमाउंट जीएसटी के दायरे में आता है। नाउ अगली बात हम करेंगे कि तीसरा पैरामीटर हमारा क्या होना चाहिए, सप्लाई किसकी हो, या तो गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों की हो, बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए, एंड वो जो सप्लाई है, वो जो एक्टिविटी है, वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। अब जब हम ये कहते हैं कि व्हाट इज द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, वेगर, एडवेंचर, कोई भी प्रोफेशन, सब बिजनेस है। चाहे उसमें वॉल्यूम हो या ना हो,
फ्रीक्वेंसी हो या ना हो, प्रीक्यूनरी बेनिफिट हो या ना हो, कंटिन्यूटी मैटर नहीं करती। क्या बोला मैंने? कंटिन्यूटी मैटर नहीं करती। लीगल गैम्बलिंग, एनजीओ, एडमिशन एंड लाइक इंक्लूड इन बिजनेस। लीगल गैम्बलिंग, एनजीओ, एडमिशन लाइक इंक्लूड इन बिजनेस, ये भी बिजनेस के दायरे में आते हैं। नाउ अगली बात हम करेंगे कि सप्लाई किसके द्वारा होनी चाहिए? सप्लाई होनी चाहिए टैक्सेबल पर्सन के द्वारा। अब ये टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? क्या होगा जब एक व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा? तो जीएसटी लॉ ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, क्या बोला मैंने? अगर कोई व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है या वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है या वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब उस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? जीएसटीआईएन होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कब मिलेगा? जब आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है। तो 15 डिजिट का ये जीएसटीआईएन नंबर होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। राइट नाउ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थोड़ी सी अगर मैं डिटेल दूं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज पैन बेस्ड होता है, यानी एक पैन पे मल्टीपल स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लिए जा सकते हैं। या तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन टर्नओवर बेस्ड होगा, मींस अगर आपका जो पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर है वो अगर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो आपको टर्नओवर के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और आप अगर आप लाइबल है तो भी आप टैक्सेबल पर्सन है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो भी आप टैक्सेबल पर्सन है। आप सेक्शन 24 में लिखे कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करते हैं लाइक ई कॉमर्स ऑपरेटर, लाइक आरसीएम की लाइबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, तो भी आप टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे। या आपने वॉलेंट्री अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो भी आप टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे। राइट सो अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं या लाइबल हैं तो आप टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे। अब सप्लाई ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए, बट सप्लाई लेने वाला कौन हो? सामने वाला व्यक्ति कौन हो? कोई भी हो सकता है। टैक्सेबल है तो भी चलेगा और अगर नॉन टैक्सेबल है तो भी चलेगा। सप्लाई कैसी होनी चाहिए? सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। व्हाट इज द टैक्सेबल सप्लाई? ऐसी सप्लाई जो नॉन टैक्सेबल भी ना हो और एग्जम्प्टेड भी ना हो, वही टैक्सेबल सप्लाई है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब कोई भी ऐसी सप्लाई जो कि जीएसटी के दायरे में ही नहीं आती है। सप्लाई विच इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, दैट इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एग्जांपल पेट्रोल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। एग्जम्प्टेड सप्लाई ऐसी सप्लाई जिसपे जीएसटी से छूट मिली हुई है। एग्जम्प्टेड सप्लाई का मतलब कोई भी ऐसी सप्लाई जो कि निल रेटेड है या जो कि जीएसटी से एग्जम्प्टेड है सेक्शन 11 में, जहां पे सरकार नोटिफिकेशन निकाल के एग्जाम करती है, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इसे भी एग्जाम सप्लाई कहते हैं। अब कोई भी सप्लाई जो नॉन टैक्सेबल भी नहीं है, जो एग्जम्प्टेड भी नहीं है, वही क्या है? टैक्सेबल सप्लाई है, मतलब विच इज लेविएबल टू जीएसटी। तो हमें क्या चाहिए? जीएसटी लेवी होने के लिए टैक्सेबल सप्लाई चाहिए। तो इसके साथ ही हमने 5 पैरामीटर्स के बारे में बात की। मींस सप्लाई या तो गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों की हो, सप्लाई के बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए, सप्लाई इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, सप्लाई टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होनी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है, और जो आप सप्लाई कर रहे हैं इट मस्ट बी अ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, नाउ अगली बात हम करेंगे कि व्हाट इज अ सप्लाई। सप्लाई क्या है? तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी, मींस अभी हमने 5 पैरामीटर के बारे में बात की, यानी किसी भी एक्टिविटी के साथ अगर ये 5 पैरामीटर पूरे हुए तो जीएसटी लगेगा। अब ये एक्टिविटी क्या है? दिस इज अ सप्लाई। किस एक्टिविटी को हम सप्लाई कहेंगे? कोई भी एक्टिविटी जो 71A, 71B, 71C या 71AA में कवर हो, वही एक्टिविटी क्या है? सप्लाई है। ठीक है, तो सेक्शन 71A क्या बोलता है? किसी भी एक्टिविटी के साथ 5 पैरामीटर पूरे होने चाहिए। मीन 71A ये बोलता है कि सप्लाई इंक्लूड, 71A का दायरा बहुत बड़ा है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। किसी भी तरीके की सप्लाई हो, चाहे सेल हो, लीज हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, रेंटल हो, डिस्पोजल हो या कोई और भी नाम हो, किसी भी फॉर्म में सप्लाई हो, बदले में कंसिडरेशन होना चाहिए, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर ये सारी बातें पूरी होंगी तो फिर वो 71A की सप्लाई मानी जाएगी। यानी, और मैं ये कहूंगी आप अपने आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए 71A की ही सप्लाई होती है जहां पे 5 पैरामीटर पूरे होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं
7(1)(b) की सप्लाई क्या होती है? कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस यानी इंडिया के बाहर से आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, बदले में कंसीडरेशन पे हो रहा है, चाहे बिजनेस पर्पस है या नहीं है। और 7(1)(b) जो है वो एक्सक्लूसिव सेक्शन है जहां पे बिजनेस पर्पस का होना जरूरी नहीं है। यानी अगर कोई एक्टिविटी आप बिजनेस पर्पस से नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो सप्लाई होगी, एंड दैट इज सेक्शन 7(1)(b). तीन बातें नोटिफाई कीजिएगा: इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगेंस्ट कंसीडरेशन, वेदर फॉर बिजनेस और नॉट। ठीक है, और ये जो 7(1)(b) की सप्लाई है ये ना तो नॉन टैक्सेबल हो ना ही एग्जम्प्टेड हो। नाउ मीन 7(1)(b) की सप्लाई में लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन इंडिया होना चाहिए। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है यानी तब आरसीएम लगेगा। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस जो है वो जीएसटी जमा कराने के लिए लायबल होगा, और जीएसटीआईएन किसको लेना है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जो व्यक्ति सर्विस इंपोर्ट कर रहा है उसके पास जीएसटीआईएन होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 7(1)(c), यानी 7(1)(c) क्या है? कंसीडरेशन का एक्सेप्शन है। यानी 7(1)(c) उन एक्टिविटीज को डिफाइन करता है जहां पर कंसीडरेशन ना हो तब भी वो एक्टिविटी सप्लाई मानी जाती है। और सेक्शन 7(1)(c) को हमें स्केड्यूल 1 के साथ पढ़ना होता है, क्योंकि स्केड्यूल 1 में उन 4 एक्टिविटी के बारे में बात की गई है जहां पर कंसीडरेशन नहीं होगा तो भी हम उसे सप्लाई कहेंगे। तो सेक्शन 7(1)(c) में पहली एक्टिविटी है परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। ठीक है, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स और वैसी बिजनेस असेट्स जिनके ऊपर ऑलरेडी आईटीसी अवेल की हुई है। ठीक है, आईटीसी क्या होती है? किसी भी इनवर्ट सप्लाई, चाहे वो इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो या कैपिटल गुड्स हो, अगर उस इनवर्ट सप्लाई पे जो जीएसटी आपने सप्लायर को पे किया है उसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं, और उस इनपुट टैक्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट ली जाती है। तो आप अपनी बिजनेस असेट्स को परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोजल कर दीजिए, कंसीडरेशन मत लीजिए, बट शर्त वो बिजनेस असेट्स ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर ऑलरेडी आईटीसी अवेल्ड है, तो फिर हम इसे सप्लाई मान लेंगे। अगला पैरा, सप्लाई किसके बीच में हो? रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कंसीडरेशन ना हो तो भी चलेगा। अब रिलेटेड पर्सन क्या है? सेक्शन 15 के हिसाब से कोई भी दो लोग जिनमें सेक्शन 15 वाली रिश्तेदारी हो, अलग अलग पैन हो, अलग अलग जीएसटीआईएन हो, 2 पैन 2 जीएसटीआईएन और सेक्शन 15 वाली रिश्तेदारी। सेक्शन 15 वाली रिश्तेदारी क्या है? सेक्शन 15 में कुछ रिलेशन लिखे हुए हैं, अगर 2 लोगों का पैन अलग है, जीएसटीआईएन अलग है और सेक्शन 15 वाला कनेक्शन है, तो दे आर ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन लाइक होल्डिंग सब्सिडियरी। पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर्स ये सेक्शन 15 में कवर होते हैं। अगर एक पैन पे 2 जीएसटीआईएन ले रखे हैं, ठीक है, सेम पैन पे, एक पैन पे अगर अलग अलग जीएसटीआईएन है, जैसे एक पैन है और हेड ऑफिस का जीएसटीआईएन अलग है और ब्रांच का जीएसटीआईएन अलग है, तो आपस में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। लाइक फैक्ट्री है राजस्थान में और डिपो है एमपी में, अलग अलग जीएसटीआईएन ले रखा है लेकिन पैन एक है, तो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। ठीक, इसी में बात की गई कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन है, सेक्शन 15 वाली रिश्तेदारी है दोनों के बीच में, लेकिन एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक का गिफ्ट देता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो ये जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। पैरा 3, अगर प्रिंसिपल और एजेंट, यानी प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स भेजे, एजेंट इज अ सेलिंग एजेंट, या एजेंट इज अ बाइंग एजेंट और अगर वो प्रिंसिपल को गुड्स भेजे, दैट इज ट्रीटेड अस सप्लाई। शर्त, ये जो एजेंट ऐसा है जो अपने नाम पे इनवॉइस बनाता हो। ठीक है, एजेंट रिसीव गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल और वो इनवॉइस अपने नाम पे बनाता हो, तो ये सेक्शन 7(1)(c) है, यहाँ कंसीडरेशन ना हो तो भी चलेगा। पैरा 4, लास्ट एक्टिविटी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यानी सर्विस इंपोर्ट होनी चाहिए, या तो किसी रिलेटेड पर्सन से आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो या अपने ही किसी एस्टेब्लिशमेंट से सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो। सर्विस इंपोर्ट करने का पर्पस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कंसीडरेशन ना हो तो भी चलेगा। सर्विस इंपोर्ट होनी चाहिए, अपने ही रिलेटेड पर्सन या एस्टेब्लिशमेंट से सर्विस इंपोर्ट कीजिए, बिजनेस पर्पस होना चाहिए, कंसीडरेशन ना हो तो भी चलेगा। तो 7(1)(b) और 7(1)(c) में दो बेसिक अंतर ये है कि 7(1)(b) में जब आप सर्विस इंपोर्ट करते हैं तब कंसीडरेशन मस्ट है, बिजनेस पर्पस हो या ना हो चलेगा, और सर्विस किसी से भी इंपोर्ट कर लीजिए। 7(1)(c) में जो सर्विस इंपोर्ट है वहां पे कंसीडरेशन ना हो तो चलेगा, बट बिजनेस पर्पस होना ही चाहिए, और सर्विस आप अपने रिलेटेड पर्सन या
अपने ही किसी स्टैब्लिशमेंट से इंपोर्ट करेंगे। 71AA कौन सी एक्टिविटी सप्लाई मानी जाती है? लास्ट सेक्शन 71AA, कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जो अपने एक पर्सन के द्वारा, मतलब इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, किसी भी एक पर्सन के द्वारा अपने ही मेंबर्स को या अपने ही कंस्टिट्यूएंट्स को, जैसे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को, एओपी अपने पर्संस को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल उसके मेंबर्स को अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज दे और बदले में कंसीडरेशन ले तो दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज सप्लाई। और स्पेसिफिकली इस अमेंडमेंट को लाने का रीजन था कि नॉन कॉर्पोरेट टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस जो होती हैं, यहाँ पे जिनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है, अगर वो भी अपने मेंबर्स को कोई गुड्स या सर्विसेज दें तो उनको दो सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा और उनके बीच की एक्टिविटी को भी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स। अगले सेक्शन के बारे की तरफ हम बढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन 71A। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ एक्टिविटीज विच आर स्पेसिफिकली ट्रीटेड एज गुड्स और सर्विसेज, यानी रीड विद शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज लिखी हुई हैं जिन्हें या तो हम गुड्स मानते हैं या सर्विस मानते हैं, यानी हमारी मर्जी नहीं चलेगी। अगर शेड्यूल 2 ने कह दिया इस एक्टिविटी को गुड्स मानना है तो गुड्स ही मानना है, और अगर शेड्यूल 2 ने कह दिया इस एक्टिविटी को सर्विस मानना है तो सर्विस ही मानना है। ठीक है, सो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस, लाइक अगर आप गुड्स का टाइटल किसी को दे दें, मतलब ओनरशिप दे दें, तो दैट इज ट्रीटेड एज गुड्स। अगर आप टाइटल पोजेशन, अभी टाइटल फिर कभी, लाइक हायर परचेज एग्रीमेंट में आप अभी पोजेशन दे देते हैं, डिलीवरी दे देते हैं, टाइटल लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पे देते हैं, तो भी इट इज ट्रीटेड एज गुड्स। लेकिन आप किसी को ओनरशिप नहीं दे रहे हैं, केवल राइट दे रहे हैं, यूज करने का अधिकार दे रहे हैं, दैट इज सर्विस। लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आप किसी को लैंड एंड बिल्डिंग में लीज, टेनेंसी, ईजमेंट देते हैं, या आप किसी को बिल्डिंग लेट आउट करते हैं अपनी, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, दैट इज ट्रीटेड एज सर्विस। अपने गुड्स को किसी दूसरे को दीजिए, मतलब या मैं अदरवाइज, अच्छा इसको ऐसे बोलूंगी कि अगर आप किसी दूसरे के गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हैं, मतलब आप जॉब वर्क कर रहे हैं, तो भी आप सर्विस दे रहे हैं। बिजनेस असेट्स का परमानेंटली ट्रांसफर किया जाए, है ना, बिजनेस असेट्स का परमानेंटली ट्रांसफर किया जाए, गुड परमानेंटली ट्रांसफर किया जाए, तो ये गुड्स कहलाएंगे। अगर आप बिजनेस असेट्स को किसी को पुट टू यूज, मतलब यूज के लिए दे दो, यूज के लिए दे दो, टेम्परेरी पर्पस के लिए ट्रांसफर करो, तो दैट इज ट्रीटेड एज सर्विस। एंड जहां पर कोई भी एक टैक्सेबल पर्सन है, इफ ही सरेंडर्स इट्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मींस इफ ही सीज्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, और उस सिचुएशन में जो भी उसकी बिजनेस असेट्स है आर ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन हैं कि अगर बिजनेस को गोइंग कंसर्न की तरह ट्रांसफर कर दिया जाए या लीगल सक्सेसर ये जो है वो जीएसटी पे कर दे, तो फिर उसे डीम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोला जाता। इसके अलावा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया जाए, ठीक है, अगर आप किसी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और आपके कंस्ट्रक्शन का उद्देश्य जो है वो उसे होली या पार्टली बेचना है, और एंटायर जो कंसीडरेशन है या पार्ट कंसीडरेशन है वो अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले आ जाए, तो भी वो सर्विस है। आईटी सॉफ्टवेयर, चाहे ब्रांडेड हो, अनब्रांडेड हो, टेलर मेड हो, कस्टमाइज्ड हो, सर्विस है। टॉलरेंस, फॉरबियरेंस, रिस्ट्रेन, किसी काम से दूर रहना, मना करना, सर्विस है। किसी को राइट टू यूज ट्रांसफर करना, सर्विस है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करना, सर्विस है। रेस्टोरेंट या आउटडोर केटरिंग का काम भी सर्विस है। सो दीज आर स्पेसिफिकली एज अ डिक्लेयर्ड एज अ सर्विस, कि ये सारे काम सर्विस के दायरे में आते हैं। मतलब सेक्शन 71A बहुत स्पेसिफाइड बात करता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज को गुड्स कहेंगे या कौन कौन सी एक्टिविटीज को सर्विस कहेंगे। तो अभी हमें दो शेड्यूल की बात की। शेड्यूल 1 क्या बोलता है? उन एक्टिविटीज के बारे में बताता है जिन्हें बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई कहते हैं। शेड्यूल 2 हमें कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बताता है जिन्हें या तो हम गुड्स कहेंगे या सर्विस कहेंगे। अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन 7.2 की तरफ बढ़ते हैं। रीड विद शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में हमें क्या बताया गया? कुछ एक्टिविटीज जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। मींस हो सकता है कि सप्लाई के सारे पैरामीटर पूरे होते हों, लेकिन फिर भी ना तो उन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना ही सप्लाई ऑफ
सर्विस माना जाता है। मींस अगर कोई भी सर्विस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मींस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में अगर कोई भी सर्विस दे रहा है तो उसे ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस। या फिर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा दी गई सर्विसेज इंक्लूडिंग कंज्यूमर रिएड्रेसल कमिटी, पर्टिकुलरली बोला कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर कोई सर्विस देंगे तो वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके अलावा सरकारी लोग सरकारी काम, एमपी, एमएलए, पंचायत के मेंबर, म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर, या जो लोग कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कलेक्टर, या किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी में स्टैब्लिश जो चेयरपर्सन मेंबर्स हैं, ये भी अगर सर्विस देंगे तो इनके द्वारा दी गई सर्विसेज भी सप्लाई नहीं मानी जाती। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसे आप नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई कह दीजिए या आप इसे एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई कह दीजिए, एक ही बात है ना, एक ही बात है, एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई कह दीजिए, राइट। इसके अलावा फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेशन, मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, मृत व्यक्ति का ट्रांसपोर्टेशन, मुर्दा घर की, शमशान घाट की, मॉर्चरी, फ्यूनरल वगैरह की सर्विसेज भी जीएसटी के दायरे में नहीं आती। इसके अलावा अगर आप कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और एंटायर इंटेंडेड फॉर सेल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और सारा का सारा कंसिडरेशन जो है वो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में मिलता है, दैट इज शेड्यूल 2 पैरा 5, तो उसे सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है और वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आता। एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड क्लेम, हमने जब गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने बोला था 6 एक्शनेबल क्लेम गुड्स माने जाते हैं, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। इन 6 एक्शनेबल क्लेम के अलावा कोई भी एक्शनेबल क्लेम हो, ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसके अलावा अगर कोई भी गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जाए, कस्टम लॉ में हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा जिन्होंने अपना सिलेबस खत्म कर लिया है, कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में कोई गुड्स जाता है विदाउट एंट्रिंग टू इंडिया तो इसे न तो जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। या फिर वेयरहाउस गुड्स को बेच दिया जाता है बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन, यानी होम कंजप्शन से क्लियरेंस से पहले। से फॉर एग्जांपल आपने पोर्ट से गुड्स क्लियर कराया, ठीक है, आपने पोर्ट से गुड्स क्लियर कराया, आप गुड्स को वेयरहाउस में ले गए, ठीक है, अभी इंपोर्टेड गुड्स है, ड्यूटीएबल गुड्स है क्योंकि अभी तक इनके ऊपर ड्यूटी पे नहीं हुई है। अभी होम कंजप्शन के लिए क्लियरेंस से पहले ही जो वेयरहाउस में पड़ा गुड्स है अगर आपने बेच दिया तो आपके लिए एक्टिविटी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। या फिर ओरिजिन पोर्ट से गुड्स चला, अभी इंडियन पोर्ट तक पहुंचा ही नहीं है और बीच में इन ट्रांजिट अगर आपने इंपोर्टेड गुड्स को बेच दिया, ड्यूटीएबल गुड्स को बेच दिया, तो भी वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। और ये जो 7 और 8A और 8B है, इन तीनों पॉइंट का क्रक्स यही है कि अगर आपने ड्यूटीएबल गुड्स की सेल की है, आपने इंपोर्टेड गुड्स की सेल की है जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लेवी तो होती है लेकिन अभी तक पे नहीं हुई है, अगर आपने ऐसे गुड्स की सेल की है तो फिर वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता, उन्हें सप्लाई नहीं माना जाता। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई की बात करेंगे, और सप्लाई के ही टॉपिक का एक वेरिएशन है कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई, क्योंकि हमने बात की कि या तो आप सप्लाई गुड्स की करेंगे या सर्विस की करेंगे या दोनों की करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज एक साथ सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज एक साथ सप्लाई की जा रही हैं and that combination is a naturally bundled in ordinary course of business, मतलब ट्रेड प्रैक्टिस है, बिजनेस प्रैक्टिस है, सामान्यतया इसी तरीके से अगर वो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं, नेचुरली बंडल्ड है, ग्रुप में की जाती हैं, सामान्य बिजनेस का यही पैटर्न है, और उसमें से जो एक कॉम्बिनेशन में एक सप्लाई प्रिंसिपल है और बाकी की एंसिलरी है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। बेस्ट एग्जांपल अगर आप कोई भी व्यक्ति आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहा है टू योर फैक्ट्री और टू योर होम, तो वो आपको गुड्स भी देगा, इंश्योरेंस भी देगा और ट्रांसपोर्टेशन भी देगा। अब आप देखिए गुड्स और सर्विस दोनों का कॉम्बिनेशन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई?
सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जब भी कंपोजिट सप्लाई होती है उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को ऐसे माना जाता है जैसे कि वो प्रिंसिपल सप्लाई की सप्लाई, प्रिंसिपल आइटम की सप्लाई है। और जो जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी है वो भी कौन सी वाली लगती है, प्रिंसिपल सप्लाई वाली। इसके उलट अगर दो या दो से ज्यादा सप्लाई एक साथ की जा रही है बट दोज आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, मींस ऑर्डिनरी दे कैन सेपरेटली सोल्ड, तो उन्हें मिक्स सप्लाई कहा जाता है। और उसमें उस मिक्स सप्लाई में, उस कॉम्बिनेशन में, से फॉर एग्जांपल राखी के या दिवाली के गिफ्ट हैम्पर्स, और उस गिफ्ट हैम्पर्स में जितने भी आइटम्स होते हैं और जो हाईएस्ट रेट आइटम होता है उसी रेट से पूरे कॉम्बिनेशन पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो मिक्स सप्लाई का टैक्स ट्रीटमेंट अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी। दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मिक्स सप्लाई। तो ये हमारा सप्लाई वाला टॉपिक था। इसके साथ एक और बात कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको लिकर शॉप चलाने के लिए अगर लाइसेंस देती है, मीन स्टेट गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है, बदले में कंसिडरेशन भी ले रही है, बट दैट इज नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई वाला टॉपिक था। आशा करती हूं कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगी कि जब भी आप मैराथन क्लासेस के लिए जाएं, मैराथन क्लासेस के लिए जाने से पहले एक बार आपको डिटेल में सिलेबस को जरूर गो थ्रू करा होना चाहिए। ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है, क्योंकि जब आप डिटेल में आप सिलेबस को गो थ्रू कर लेते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर लेते हैं, तो मैराथन आपके लिए 100% यूजफुल हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लेके बहुत डिटेल में बात नहीं होती है, बहुत एग्जाम्पल नहीं दिए जाते हैं, बिकॉज दिस इज अ मैराथन। तो कंसेप्ट ही यही है कि क्विक आपको रिवीजन करवाना है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आशा करती हूँ आपके लिए सेशन अच्छा रहा होगा। अगला टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई के साथ फिर से हम आपके साथ कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।